हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के पार्ट थर्ड की। दोस्तों पार्ट फर्स्ट तथा पार्ट सेकंड में पहले बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। और फर्स्ट भाग में हमने बात की थी मुख गुहा के अंतर्गत हमने बात की थी दांत की या टीथ की। दोस्तों पार्ट सेकंड में मैंने बात की थी ग्रास नली की तथा आमाशय की। दोस्तों आज पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन की। दोस्तों पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने फर्स्ट पे बात की थी मुख गुहा की, सेकंड पे बात की थी हमने ग्रास नली की और थर्ड पे बात की थी हमने आमाशय या पेट की। दोस्तों आज हम बात करेंगे छोटी आंत की। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर आ जाए आहार नाल कहाँ से होती है? मुख गुहा से गुदा तक। आहार नाल का सबसे लंबे भाग का नाम बता तो क्या होता है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 7 मीटर होती है। दोस्तों छोटी आंत यहां से स्टार्ट होती है और यहां से लेकर यहां तक। तो छोटी आंत आहार नाल का अगर सबसे लंबा भाग पूछे कि आहार नाल का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है, तो छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 7 मीटर होती है। अगर भोजन के सर्वाधिक पाचन की बात करें कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। अगर पूछे कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ तो दोस्तों पाचन कहाँ से होता है? आमाशय से। लेकिन सर्वाधिक जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन काइल कहलाता है। दोस्तों जो छोटी आंत में जब भोजन इकट्ठा रहता है तो वो भोजन क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। अगर क्वेश्चन आए काइल किसे कहते हैं? जब भोजन आमाशय से होकर छोटी आंत में रुकता है तो वो भोजन क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर आ जाए छोटी आंत में भोजन के पाचन का माध्यम कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों छोटी आंत होती है उसको 3 अंगों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट बात करते हैं हम ग्रहणी की। फर्स्ट भाग आता है हमारा ग्रहणी। ये छोटी आंत का फर्स्ट भाग क्या होता है? ग्रहणी। सेकंड बात करेंगे हम मध्यांत्र की या जेंजुनम की, और थर्ड पे बात करेंगे हम क्षुद्रांत की। दोबारा समझो दोस्तों, छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट भाग आता है ग्रहणी, सेकंड पे बात करेंगे हम मध्यांत्र की, और थर्ड पे बात करेंगे हम क्षुद्रांत की। तो दोस्तों छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट बात आता है ग्रहणी या डेंडुनम, सेकंड पे बात करेंगे हम मध्यांत्र की या जेंजुनम की, और थर्ड भाग आता है इलियम, जो कि यहाँ है। बात करते हैं हम ग्रहणी की। ग्रहणी क्या होता है? ग्रहणी छोटी आंत का कैसा भाग है? प्रारंभिक भाग। दोस्तों देखो, छोटी आंत स्टार्ट कहां से हो रही है? यहां से। तो जो ग्रहणी होता है छोटी आंत का कैसा भाग है? प्रारंभिक भाग है। और उसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है। तो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग क्या होता है? ग्रहणी। और इसकी जो आकृति है किसके समान दिखाई दे रही है? अंग्रेजी के सी अक्षर के समान दिखाई देती है। यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग। अगर आए कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग बता, तो दोस्तों यहां से यहां तक का भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग क्या होता है? ग्रहणी होता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के समान होती है। ग्रहणी अग्नाशय तथा यकृत से जुड़ी होती है। जो ग्रहणी होती है दोस्तों देखो, यहाँ क्या है? पित्ताशय, लेकिन यहाँ क्या है? अग्नाशय। जो ग्रहणी होती है वो अग्नाशय तथा यकृत होता है हमारे यहाँ। यकृत तथा अग्नाशय से क्या होती है? जुड़ी होती है। जो ग्रहणी होती है वो यकृत तथा अग्नाशय से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। ग्रहणी में भोजन सर्वाधिक ठहरता है। अगर आ जाए छोटी आंत के किस भाग में भोजन सर्वाधिक ठहरता है, तो ग्रहणी में। छोटी आंत के कौन सा भाग है जहां भोजन सर्वाधिक ठहरता है? तो ग्रहणी में ठहरता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्यांत्र की या जेंजुनम की। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रारंभिक भाग तो कौन होता है? ग्रहणी। तथा मध्यांत भाग कौन होता है? मध्यांत्र। मध्य मतलब बीच का भाग। तो छोटी आंत का जो मध्य भाग है या बीच का भाग क्या कहलाता है? मध्यांत्र कहलाता है। यहाँ पर भोजन का क्या होता है? अपशोषण होता है, मतलब भोजन से पानी वगैरह का सोखने का कार्य किया जाता है। थर्ड पे बात करते हैं हम इलियम की। इलियम जो भाग होता है ये लास्ट वाला भाग होता है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम तथा सबसे लंबा भाग होता है। अगर आ जाए कि इलियम क्या होता है या क्षुद्रांत, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग यहां से यहां तक
छोटी आंत का सबसे लंबा भाग क्या होता है? इलियम कहलाता है। यह छोटी आंत का क्या अंतिम भाग भी है और सबसे लंबा भाग भी है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम में ही होता है। भोजन है उससे सर्वाधिक जो अवशोषण होगा वो कहाँ पे होगा? इलियम में होगा। दोस्तों एक बार दोबारा से मैं आप पूरे के पूरे डायग्राम से समझा देता हूँ। छोटी आंत, फर्स्ट भाग आता है पाचन तंत्र का मुख गुहा, सेकंड ग्रास नली, थर्ड आता अमाशय या पेट, और फोर्थ पे बात करते हैं हम ग्रहणी की। ये कौन सा भाग है? फोर्थ भाग। फोर्थ पे बात करते हैं हम ग्रहणी की, वो फोर्थ पे बात करते हैं हम छोटी आंत की। जो छोटी आंत होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन, यह क्या आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है। क्वेश्चन है आहार नाल या मुख गुहा से गुदा तक का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी जो लंबाई मानी गई है वो मानी गई है 5 से 7 मीटर। यहाँ पर भोजन का क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है पाचन का? आमाशय से। और सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन है जो लगभग 5 से 6 घंटे ठहरता है, इसलिए यहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन क्या कहलाता है? जब छोटी आंत में भोजन पड़ा हुआ रहता है, इकट्ठा रहता है, तो जो भोजन है वो क्या कहलाता है? कायल कहलाता है। छोटी आंत का जो पाचन का माध्यम होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति का। छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट भाग या प्रारंभिक भाग बोल दे वो कहलाता है ग्रहणी। ग्रहणी की जो आकृति होती है अंग्रेजी के सी के समान होती है। यहाँ पर भोजन सर्वाधिक ठहरता है, सी के समान होती है, सर्वाधिक भोजन ठहरता है। और अगर पूछे छोटी आंत का सबसे छोटा भाग भी क्या होता है? ग्रहणी ही होता है। और ग्रहणी आमाशय तथा यकृत से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड पे बात करते हैं मध्यांतर की। मध्य मतलब यह छोटी आंत का मध्य का भाग होता है। छोटी आंत का मध्य का भाग क्या कहलाता है? मध्यांतर या जेंजुनम कहलाता है। यहाँ भोजन का क्या होता है? अवशोषण का कार्य करता है। थर्ड पे बात करते हैं हम क्षुद्रांत या इलियम की। छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है या क्षुद्रांत कहलाता है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग भी होता है। ये सबसे लंबा भाग भी होता है। यहाँ भी क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। अगर हम बात करें कि छोटी आंत के जो भागों है, भाग बांटे गए 3 भाग, इनका क्रम बताएं तो छोटी आंत के भागों का अवरोही क्रम। दोस्तों अगर पूछ ले कि छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं इनको अवरोही क्रम में जमाओ, अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? बड़े से छोटे की ओर। तो फर्स्ट पे बात करेंगे हम क्षुद्रांत की, सेकंड बात करेंगे हम मध्यांतर की, और सबसे छोटा भाग क्या होता है? ग्रहणी। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए छोटी आंत के भागों को अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे बड़ा भाग होता है क्षुद्रांत, उससे छोटा मध्यांतर, तथा सबसे छोटा भाग क्या होता है? ग्रहणी। दोस्तों ये तो हो गया हमारा छोटी आंत कंप्लीट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम की। तो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। दोस्तों छोटी आंत से मुख्यतः 5 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 5 एंजाइम। छोटी आंत से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। उनकी एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ताकि आपको ट्रिक से याद रहे। एक ट्रिक याद रखना आप, सुलेमा लाई। ये क्या है? ट्रिक। दोस्तों छोटी आंत से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, उनकी एक ट्रिक बना दी है मैंने ताकि आपको याद रहे। शॉर्टकट में सुलेमा लाई। सु से सुक्रोज, ले से
लैक्टोज, मां से माल्टोज, ला से लाइपेज और ई से इरिप्सिन। दोस्तों लाइपेज जो एंजाइम होता है वो करता है वसा का पाचन। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का। तो ये तो हो गए दोस्तों छोटी आंत से निकलने वाले कुछ एंजाइम। छोटी आंत से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? सुलेमा लाई, सु से सुक्रोज, ले से लैक्टोज, मां से माल्टोज, ला से लाइपेज और ई से इरिप्सिन। ये हो गए छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम बड़ी आंत की। दोस्तों अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की या बिग इंटेस्टाइन की। दोस्तों बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट भाग आता है सीकम, सेकंड आता है कोलम और थर्ड पे बात करेंगे हम रेक्टम या मलाशय की। तो दोस्तों डायग्राम में हम बता देते हैं कि बड़ी आंत को 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट भाग जो रेड मैंने नाम लिखे हैं, ये क्या है? बड़ी आंत के तीनों भाग। फर्स्ट भाग ये छोटी आंत होती है। छोटी आंत से क्या जुड़ी हुई है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का जो फर्स्ट भाग है वो क्या होता है? सीकम। प्रारंभ का भाग जो छोटी आंत से जुड़ा वो क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। और सेकंड भाग क्या कहलाता है? कोलम। और थर्ड जो भाग है वो क्या कहलाता है? मलाशय या रेक्टम। जो रेड मैंने लिखे हुए हैं ये क्या? बड़ी आंत के तीनों भाग। फर्स्ट भाग होता है जो प्रारंभ में छोटी आंत से जुड़ा वो कहलाता है सीकम। मध्य भाग होता है कोलम। जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है? रेक्टम या मलाशय। तो हम बात करते हैं फर्स्ट भाग की। फर्स्ट भाग आता है हमारा सीकम। इसे अंधनाल भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए अंधनाल किसे कहते हैं या अंधी नाल किसे कहते हैं? तो सीकम को या बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग को ही क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। या सीकम को क्या कहते हैं? अंधनाल कहते हैं। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी आंत से स्टार्ट कहाँ हो रहा है? छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वो क्या होता है? सीकम होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वो क्या होता है? सीकम होता है। इस भाग से सेल्यूलोज का पाचन होता है। कि बड़ी आंत के कौन सा भाग है जिसे सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है? तो कौन सा भाग है? सीकम से ही क्या है? सेल्यूलोज का पाचन होता है। सीकम में से एक उभारनुमा संरचना जुड़ी होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह पाचन में कोई कार्य नहीं करता। दोस्तों देखो, मैंने इस डायग्राम में एक लाल सी ये रेड कलर की एक डायग्राम बना रखा है। उसमें बड़ी नाल का या बड़ी आंत का एक बड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। सीकम में एक भाग होता है, इसका जो भाग है वो क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। यह पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं देता। लेकिन दोस्तों कभी कभी इस अपेंडिक्स की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि शरीर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द उत्पन्न होता है। इसका इलाज क्या है? शल्य चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। दोबारा सुने कि बड़ी आंत का बड़ा हुआ भाग या अपशिष्ट भाग कौन सा होता है? तो होता है अपेंडिक्स। क्वेश्चन आता है अपेंडिक्स क्या होता है? तो अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत का एक बड़ा हुआ भाग जो पाचन क्रिया में कोई कार्य नहीं करता। इसकी लंबाई बढ़ जाने पर कभी कभी इसकी लंबाई अचानक बढ़ जाती है, जिससे शरीर में पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है। लेकिन शल्य चिकित्सा द्वारा क्या इसका लंबाई को काटा जा सकता है या इसका इलाज संभव है। अब बात करते हैं हम सेकंड भाग की। सेकंड भाग क्या होता है? कोलम। दोस्तों प्रारंभिक भाग तो है हमारा सीकम, जो मध्य का भाग होता है वो क्या कहलाता है? कोलम। इसे बृहदांत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बृहदांत्र भी कहते हैं। यह बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। दोस्तों डायग्राम से समझते हैं। प्रारंभिक भाग होता है सीकम यहाँ तक, और मध्य भाग होता है कोलम। कोलम की जो लंबाई होती है वो होती है यहाँ तक। कहाँ तक दोस्तों? कोलम की लंबाई होती है यहाँ तक। ये बड़ी आंत का क्या? मध्य भाग है, और इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। इस भाग से जल तथा विटामिन के का पूर्ण अवशोषण होता है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन आए कि जल का पूर्ण पाचन या पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में जल का पूर्ण अवशोषण होता है। जो बड़ी आंत है उसमें जल का पूर्ण अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के कौन से भाग से जल का पूर्ण अवशोषण होता है? तो कोलम जो भाग होता है, मध्य का जो भाग होता है, बृहदांत्र जिसे कहते हैं, उससे जल का पूर्ण अवशोषण होता है। इसी से विटामिन के का भी अवशोषण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अंतिम भाग क्या है? रेक्टम या मलाशय। इसे क्या कहते हैं? मलाशय भी कहते हैं। रेक्टम को क्या कहते हैं?
मलाशय भी कहते हैं। बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। बड़ी आंत का अगर पूछे सबसे छोटा भाग, दोस्तों देखो इसकी लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे छोटा हुआ ऑब्वियसली, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है कि इसकी लंबाई सबसे कम है, तो ये बड़ी आंत का क्या सबसे छोटा भाग होता है। इस भाग में अवशिष्ट जो भोजन है मल के रूप में एकत्रित होता है। क्वेश्चन है कि जो हमारे शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है मल के रूप में कहाँ एकत्रित रहता है, तो मल के रूप में कहाँ एकत्रित रहेगा, मलाशय में एकत्रित रहता है। दोस्तों बात करें कि बड़ी आंत किससे प्रभावित होती है, तो हैजा नामक रोग में, हैजा नामक रोग में बड़ी आंत प्रभावित होती है। बड़ी आंत प्रभावित होती है। क्वेश्चन आ जाए कि हैजा नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बड़ी आंत। बड़ी आंत किससे प्रभावित होती है, हैजा नामक रोग से। दोबारा से समझ लेते हैं दोस्तों बड़ी आंत को। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें फर्स्ट भाग आता है सीकम, सेकंड बात करते हैं हम कोलम की, और थर्ड पे बात करते हैं हम रेक्टम की। जो सीकम भाग होता है वो होता है इसका प्रारंभिक भाग। सीकम भाग क्या होता है, बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। इसे अंधनाल भी कहते हैं। इस भाग में सेलुलोज का क्या होता है, पाचन किया जाता है। सेलुलोज का पाचन कहाँ पे होता है, सीकम में होता है। इसमें एक उभारनुमा एक संरचना जुड़ी होती है, जैसे कि लाल लाल पट्टी होती है जो आपको दिखाई दे रही है। उभारनुमा एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के पाचन क्रिया में कोई भी का योगदान नहीं देती, लेकिन कभी कभी इसकी लंबाई बढ़ जाने पर ये शरीर में दर्द उत्पन्न करती है और शल्य चिकित्सा द्वारा इसका उपचार संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य भाग की। इसे क्या कहते हैं, बृहदांत्र भी कहते हैं। जो मध्य भाग होता है इसे बृहदांत्र भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग, अगर बात करें बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग क्या होता है, कोलम होता है। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग। इस भाग में जल का तथा विटामिन के का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, कोलम में होता है। थर्ड पे बात करते हैं हम रेक्टम या मलाशय। मलाशय जो होता है ये क्या होता है, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग होने के साथ साथ बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग भी क्या होता है, मलाशय। यहाँ पर जो भोजन है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, जो भोजन है वो मल के रूप में एकत्रित रहता है तथा गुदा के माध्यम से यह बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमें गुदा की। गुदा, दोस्तों लास्ट में बात करते हैं हम गुदा की। दोस्तों गुदा का सिर्फ एक ही कार्य होता है कि जो अपशिष्ट भोजन होता है उसे बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, गुदा करता है। अपशिष्ट भोजन को क्या कहते हैं, मल। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य गुदा करता है। क्वेश्चन आ जाए अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित कहाँ रहता है, तो मलाशय में। जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालने के, शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, गुदा करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पाचन तंत्र तथा डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट नए टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर देना तथा जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।